Welcome back to Law Vista. In this video, we are dealing section 19, which is relief against parties and persons claiming under them by subsequent title. सबसे पहले तो टाइटल को समझते हैं, इसका जो हेडिंग है सेक्शन 19 का उसे समझते हैं। रिलीफ मांगा जा रहा है अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। हमने देखा है कि एक पार्टी कोर्ट में जाती है और रिलीफ मांगती है, बट सेक्शन 19 में क्या बात हो रही है, जिस पार्टी के अगेंस्ट में रिलीफ मांगा जा रहा है उस पार्टी के अगेंस्ट में भी रिलीफ मांगा जा सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इसके अंडर में क्लेम करता है या उसके पास से वो राइट किसी थर्ड पर्सन के पास में ट्रांसफ़र हो रहा है, इस पर्सन के अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक रिलीफ मांगा जा सकता है बाय द पार्टी क्लेमिंग अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये हो गया हमारा हेडिंग। तो सबसे पहला, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट। तो सेक्शन 15 में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, मांग सकते हैं। वहीं सेक्शन 19 में क्या बात हो रही है, किनके अगेंस्ट में स्पेसिफिक रिलीफ मांगा जा सकता है। सबसे पहला, ईदर पार्टी देयर टू, एक पार्टी जाकर दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकती है, विच इज़ द बेसिक। उसके बाद में दूसरा हमारा क्या क्लॉज है, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे कैसे समझेंगे कि जिस पार्टी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक रिलीफ मांगा जा रहा है उस पार्टी दूसरी पार्टी है, उस पार्टी के अंडर में कोई दूसरा पर्सन टाइटल डिराइव कर लेता है, तो उस तीसरे पर्सन के अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक रिलीफ मांगा जा सकता है। एग्जाम्पल, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल का, बी एक प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफ़र कर देगा। अब बी ने क्या किया, सब्सिक्वेंटली वो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर दी, यानी सी का टाइटल अराइज हो गया बी में, बी की प्रॉपर्टी में। तो ए कोर्ट में जा सकता है और सी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अब स्पेसिफिक एनफोर्स करेगा कौन, सी। इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो ट्रांसफरी है उसे पता ही नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ए और बी के बीच में है सेल का, और उसने वैलिडली पैसे दिए हैं, गुड फेथ में पैसे दिए हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, तो सी के अगेंस्ट में केस नहीं होगा। अदरवाइज ए सी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकता है। इसको क्लियर कर देते हैं। फिर आता है हमारा क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या कहता है, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। इसे कैसे समझेंगे, देखिए कोई भी पर्सन है जो टाइटल के अंडर क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट के, ये हमारा प्लेंटिफ है जो कोर्ट में गया है, स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहा है, और ये डिफेंडेंट है जो उसको डिफेंड कर रहा है। अब डिफेंडेंट के अंडर में कोई पर्सन है जो जिसका टाइटल है डिफेंडेंट के अंडर में, और जो प्लेंटिफ को भी पता है। ये कैसे केस में हो सकता है कि डिफेंडेंट की जो प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी पे एक टेनेंट रहता है, फॉर एग्जांपल टेनेंट रहता है, टेनेंट का टाइटल है उस प्रॉपर्टी पे, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ। ये बात प्लेंटिफ को पता थी कि इसका जो प्रॉपर्टी है उसके पास में टेनेंट है, और टेनेंट को डिफेंडेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के, ये जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट के पहले डिफेंडेंट की क्या ड्यूटी बनती है कि वो टेनेंट को उस प्रेमाइसिस से हटा दे और फिर वो फ्री प्रेमाइसिस प्लेंटिफ को दे। अब ये बात प्लेंटिफ को पता है कि जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक टेनेंट रहता है। अगर डिफेंडेंट ने उस टेनेंट को नहीं हटाया तो प्लेंटिफ उस टेनेंट के अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल कर सकता है और उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है। ये हो गया हमारा क्लॉज सी। क्लॉज सी ए, व्हेन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमालगमेटेड विद अनदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये हमने देखा था कि अगर एक एलएलपी है, एक एलएलपी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के करने के बाद, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद वो एलएलपी दूसरी एलएलपी के साथ में अमालगमेट हो जाती है, और ये दोनों के अमालगमेशन से एक तीसरी न्यू अमालगमेटेड कंपनी अराइज होती है। तो ये जो हमारी न्यू कंपनी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है जो पहले एलएलपी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था। उसके बाद में व्हेन दी कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अमालगमेटेड, अगर एक कंपनी है, वो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद में वो अमालगमेट हो गई दूसरी कंपनी के साथ, तो जो इनके अमालगमेशन से तीसरी कंपनी अराइज होती है, वो तीसरी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा जा सकता है।
व्हेन द प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी हैव बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, अगर प्रोमोटर्स है, हमने देखा है कंपनीज एक्ट में पहले प्रोमोटर्स होते हैं और फिर वही बाद में डायरेक्टर्स बनते हैं और ये लोग ही कंपनी बनाते हैं। तो अगर प्रोमोटर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद कंपनी अराइज होती है, कंपनी फॉर्म होती है, तो जो कंपनी है उसके अगेंस्ट में भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा जा सकता है। तो मेक श्योर कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये याद रहे आपको कि हम सेक्शन 19 में क्या पढ़ रहे हैं, कि कौन से पार्टीज़ हैं जिनके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा जा सकता है। तो ये कुछ क्लॉजेज हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा सेक्शन 19 क्लियर हो जाता है, जिसमें बात की जा रही है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो आई होप सेक्शन 19 क्लियर होगा। सेक्शन 19 के रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।